हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तंत्र व तलवार के धनी महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स मोहरा का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। पलटा एक बार फिर गरुड़ राज का भारी हो गया, और ऐसा होता भी क्यों ना। आह, अदृश्य गरुड़ राज का हर अदृश्य वार भोकाल को लग रहा था, जबकि भोकाल का हर वार हवा में लाठी चलाने जैसा साबित हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ भोकाल के कंठ से निकलने वाली चीखें तेज और तेज होती चली जा रही थी। आह, और भोकाल की यह हालत इस बात का प्रमाण थी कि निकट आ गया था काल को ललकारने वाले भोकाल का काल। आह, और अब काल उसे दबोचने ही वाला था कि अचानक आ पहुंची वह मदद। इस मणि को संभालो महाबली, इसकी सहायता से तुम अपने शत्रु और उसके अदृश्य प्रहारों को देख पाओगे। भोकाल के पास उस अजनबी मददगार के बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने सबसे पहले मणि को लपकने का काम किया, और जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, वैसे ही उसे न सिर्फ अपनी तरफ आते वार साफ दिखाई दिए, बल्कि वार करने वाला भी साफ दिखाई दिया। इसीलिए अब भोकाल के लिए घातक वारों से बचना और वार करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना मुश्किल नहीं था। तेरे छल का अंत हो गया है शैतान, अब तेरा अंत होना बाकी है। उफ, इसके विद्युत से चलते हाथ अब मुझे ना संभलने का अवसर दे रहे हैं और ना कुछ कर पाने का। मेरे हर वार के साथ साथ अदृश्य शक्ति के विफल होने ने स्थिति को मेरे हाथ से निकाल दिया है, और ऐसे में मेरे लिए यही अच्छा होगा कि इस समय मैं इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर चला जाऊं और राजकुमार अंकित को लेने फिर आऊं किसी उचित शक्ति और अवसर के साथ। भागने की कोशिश बेकार है दुष्ट गौड़ राज। विकास नगर में तूने जो विनाश मचाया है, उसका दंड देने के लिए भोकाल तेरे पीछे 7वें आसमान तक भी पहुंचेगा। क्रोध से कांपते भोकाल ने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए, लेकिन उस मददगार ने उसे उड़ने से रोक लिया। रुक जाओ महाबली, उसके पीछे जाने की मूर्खता मत करो। निश्चय ही उसका उद्देश्य तुम्हें अपने पीछे ले जाकर मौत के किसी जाल में फंसा देने का है। भोकाल एक पल के लिए अपने मददगार की बात सुनने के लिए रुका। इतने समय में ही उसका शत्रु उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। ओह, बच निकला। लेकिन आप कौन है और मेरी सहायता के लिए यह मणि लेकर अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? जवाब में तुरंत ही उसने अपना रूप बदला। मैं नाग सिंह हूँ, महाबली, पाताल में रहने वाले उन नागमानवों का सम्राट। जंगल में जिनसे तुम्हारी मुठभेड़ हुई थी, तुम्हारे हाथ से बच निकले मेरे सेवक ने जब पाताल लोक में पहुंचकर सारी बातें मुझे बताई, तो मुझे मालूम हुआ कि नागवीर ने तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। उसी की क्षमा मांगने मैं तुम्हारे पास आया था। पृथ्वीवासी मुझसे भयभीत ना हो जाए, इसलिए अपनी इच्छाधारी शक्ति से मैं मानव रूप धरकर यहाँ पहुंचा। यहाँ जब मैंने तुम्हें गरुड़ राज के हाथों घायल होते देखा, तो तुम्हारी सहायता करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। अब तुम मुझे मेरे साथी नागवीर के दुष्कर्म के लिए क्षमा करो। क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए नाग सम्राट। आपने मेरी सहायता करके दिखा दिया है कि आप हमारे मित्र हैं। तुमने मुझे मित्रता के लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद महाबली। एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारे नगर में गरुड़ राज द्वारा मचाई तबाही को विस्थापित करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु गरुड़ राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह सब किया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी चाहिए, और यह उत्तर राजकुमार अंकित ही दे सकता है, क्योंकि गरुड़ राज ने उसी का अपहरण करने के लिए विनाश का यह खेल खेला है। उत्तर सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला था। ओह, तुमने जिस गरुड़ मानव को मार गिराया था, वह निश्चय ही गरुड़ राज का अत्यंत प्रिय होगा। वह उसकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए ही तुम्हारा अपहरण करना चाहता था। लेकिन तुमने यह पाप किया क्यों? क्यों मार गिराया तुमने उस गरुड़ मानव को? मैं उसको अपना निशाना बनाना नहीं चाहता था भोकाल चाचा, परंतु गुरुदेव का आदेश था कि मैं उसी को अपना निशाना बनाऊं। गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करने के पाप से बचने के चक्कर में मैंने वह पाप कर दिया। रो मत अंकित, अगर तुमने वास्तव में अपने गुरु योगेश्वर के कहने पर उस गरुड़ को अपना निशाना बनाया था,
तो पापी तुम नहीं, तुम्हारा वह गुरु है जिसने तुम्हें वह पाप करने हेतु आदेश दिया। कुमार के गुरु ने ऐसा आदेश क्यों दिया, यह जानने के लिए तुम्हें कुमार को लेकर उनके पास जाना चाहिए। आपने सही कहा नाग सम्राट, मुझे तुरंत ऋषि योगेश्वर से मिलना ही होगा। आप तब तक यहीं रहे, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आओ अंकित। भोकाल तुरंत ही अंकित के साथ योगेश्वर के आश्रम की तरफ चल पड़ा। अगर वह कुछ देर और रुका होता तो निश्चय ही उसके कानों में भी पड़ जाती स्तब्ध कर देने वाली वह सूचना, महारानी और सेनापति वीर गति को प्राप्त हो गए। महारानी और सेनापति मारे गए। नहीं, उफ, ये तूने क्या किया भगवान। विकास नगर में सन्नाटा फैला देने वाली थी यह सूचना, लेकिन अभी ऐसी सूचनाओं का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार फिर विकास नगर की धरती पर नजर आ रहा था रानी मोहिनी और सेनापति को मौत के घाट उतारने वाला गरुड़राज। अच्छा हुआ तू इसके साथ जंगल में ही मिल गया भोकाल, वरना इस बार गरुड़राज वो तबाही मचाता कि धूल में मिलकर रह जाती। विकास नगर की राजधानी किरिया। क्रोध से भभकते गरुड़राज के कंठ से अचानक निकली वह चित्कार जंगल की शांति को भंग करती चली गई। ची ची। ओह, ये क्या हुआ? अचानक जंगल की शांति क्यों भंग हो गई? चिया चिया हिन। पशु पक्षी अचानक ऐसे भयभीत नजर क्यों आने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं जंगल में आने वाला हो कोई तूफान? ओहो, सचमुच तूफान आ चुका था जंगल में, और वह संकटों का तूफान था। और उस संकट का नाम था गरुड़राज, जो अपने पंखों को विशिष्ट अंदाज में घुमाकर उत्पन्न कर रहा था वह बवंडर। लाख सावधानी के बाद भी भोकाल जिनमें फंसने से अपने आप को नहीं बचा पाया। श्यम श्यम, भोकाल चाचा ज्यों। ओह, मेरे साथ साथ अंकित भी इस भयानक बवंडर में फंस गया है। मुझे अपने आप को संभालना होगा ताकि मैं स्वयं और अंकित को इस बवंडर से बाहर निकाल सकूं। उफ, हवाएं इस बवंडर को इतनी तेजी से घुमा रही हैं कि मैं अपने आप को तनिक भी इस बवंडर से नहीं बचा पा रहा हूं। न ताकत की सहायता से इसे काटकर और न पंखों की सहायता से इससे बाहर उड़कर। लेकिन आसपास के पेड़ों की स्थिति बता रही है कि हवा तो ज्यादा तेज चल ही नहीं रही। फिर ये बवंडर पैदा करने वाली तेज हवा कहां से आ रही है? हा हा हा। भोकाल के मस्तिष्क में घुमड़ते उस सवाल के जवाब में उसे सुनाई दिया वह ठाका और दिखाई दिया गरुड़राज। हो, हा हा हा। काश तू मेरे चले जाने का मतलब यह न लगाता कि मैं हार गया तो तेरी यह हालत ना होती। अब मैं अपने पुत्र गरुड़ कुमार को मृत्यु के कगार पर पहुंचाने वाले इस राजकुमार को तो अपने साथ ले ही जाऊंगा, साथ ही तेरे प्राण भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अपने पंखों से निकले इस बवंडर में मैं ऐसी शक्ति पैदा कर रहा हूं कि इसके घेरे में जो भी चीज आएगी वो तुझ पर वार करने के लिए झपटेगी, जैसे ये पेड़ धाड़ और ये भाले जिन्हें हमारे साथियों ने तेरे इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए फेंका है ताकि वे इस बवंडर में फंसकर ऊपर उठे और तुझे बींद डाले। आह! अपने पुत्र के इस हत्यारे को हम इस बवंडर से निकालकर अपने साथ ले जा रहे हैं, और जानता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसको अपनी आंखों से तड़प तड़प कर मरते देखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बदौलत हमारा पुत्र भी मृत्यु के लिए बुरी तरह तड़प रहा होगा। हम इस दुष्ट को सूर्य की कक्षा में डाल देंगे। वहां से यह धीरे धीरे सूर्य के नजदीक बढ़ता जाएगा। 3 दिन तक इसकी ऐसी ही हालत रहेगी। 3 दिन तक यह हर पल मृत्यु को महसूस करेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह इस समय हमारा पुत्र महसूस कर रहा होगा। और ठीक 3 दिन बाद सूर्य की कक्षा में घूमता हुआ यह सूर्य के ताप की उस परिधि में पहुंच जाएगा जहां पहुंचकर हर एक वस्तु भस्म हो जाती है। और जिस समय यह भस्म होगा उसी समय हमारा पुत्र गरुड़ कुमार भी मौत के मुंह में समा जाएगा। काश हम उसके घायल शरीर को ढूंढकर उसे नया जीवन देने में सफल हो पाते। पल भर के लिए अपने पुत्र की याद में भर गई गरुड़राज की आंखें।
एक बार फिर जलती हुई नजर आने लगी। हम इसे लेकर जा रहे हैं भोकाल, अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचकर इसके स्वागत की तैयारी करना। यह शीघ्र ही वहां पहुंचेगा। अंकित को लेकर तेजी से अपने लोक की तरफ बढ़ गया गरुड़ राज, पीछे भोकाल को मौत से जूझता छोड़कर। उफ, बवंडर के घेरे में आकर अब सिर्फ भाले ही ऊपर उठकर मुझे अपना निशाना नहीं बना रहे, बल्कि छोटे बड़े पत्थर और पेड़ वगैरह भी उखड़कर मुझसे टकरा रहे हैं। अगर मैंने इनसे बचाव के लिए तुरंत ही कुछ नहीं किया तो इनमें से कोई भी मुझे अपना शिकार बनाकर काल का निवाला बना देगा। अपनी ढाल की मदद से शायद मैं कुछ कर सकूं, लेकिन काम इस ढाल को हाथ में रखने से नहीं, पैरों में रखने से बनेगा, क्योंकि बवंडर के साथ जो भी चीज ऊपर उठ रही है वह मुझ पर नीचे से ही प्रहार कर रही है। ढाल को पैरों में अटकाकर भोकाल ने अपना बचाव तो कर लिया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि अब उस पर प्रहार नीचे से ही नहीं, चारों तरफ से होने लगे थे। ओह, मेरे साथ इस बवंडर में घूमने वाले भाले, पत्थरों और वृक्षों के तने वगैरह की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अब वे घूमते घूमते चारों तरफ से मुझसे टकराने लगे हैं। अब बचने का प्रयास करना बेकार है, इसलिए अब मुझे बचने का प्रयास करना छोड़कर इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि भाले, पत्थरों और वृक्षों के तनों में से कौन सी चीज मुझसे टकराकर मुझे मौत की गोद में पहुंचाती है। भोकाल जैसे महाबली को भी बचने की कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी, और भोकाल जैसे महाबली की कोई आस ना दिखने का एक ही अर्थ होता है, मौत। क्या भोकाल उस बवंडर में मारा गया? क्या अंकित मोहन सूर्य की अंतिम कक्षा में मारा गया? जानने के लिए पढ़े मात। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स मात में भी। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स मात में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज सूर्य को छूने के लिए उड़ा है भोकाल, आज होकर रहेगी भोकाल की मात। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का रोमांचक विशेषांक।